टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन लहराया भारत का परचम। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक। मेडल तालिका में भारत तीसरे स्थान पर मौजूद। राजधानी में दौड़ेंगी 50 सीएनजी बसें। 350 नई एम्बुलेंस सेवा की भी सौगात। सीएम नीतीश ने किया सीएनजी बसों के परिचालन का शुभारंभ। जातिगत जनगणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा एक बार जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए, गरीबों को मिलेगा इसका लाभ। समस्तीपुर में हुआ बड़ा नाव हादसा। नाव पलटने से डूबे करीब 9 लोग, 4 का शव बरामद, करीब 4 लोग अब भी लापता। और जहानाबाद में कैदी की मौत पर बवाल। आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प। हादसे में महिला पुलिसकर्मी की हुई मौत, 6 पुलिसकर्मी घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 49 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया है। वेटलिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है और इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। चानू ने क्लीन और जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। वहीं ये पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के दूसरे दिन पदक जीता है। मीराबाई भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। और बता दें कि स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थी और इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही। दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू ने 115 किलोग्राम उठाने में कामयाब रही। हालांकि वो तीसरे प्रयास में बता दें आपको कि असफल रही और रजत पदक से ही उन्हें संतुष्ट रहना पड़ा। वहीं इस जीत को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मीराबाई की जीत की हर भारतीय को प्रेरित करती है। और बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। रेसलर रितु फोगाट ने ट्विटर पर लिखा कि कम ऑन इंडिया, आगे भी जीतेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक बार उनके पापा ने कहा था कि वे अपनी बेटियों को इस काबिल बनाएंगे कि उन्हें देखने छोड़े नहीं आएंगे, बल्कि हमारी छोरियां छोरों को देखने जाएंगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना यानी बिहार की राजधानी पटना में परिवहन विभाग की योजना अंतर्गत के तहत 50 नई सीएनजी बसों के साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 नई एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। और इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन की मौत पर भी सफाई दी है। साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर कहा कि जातीय जनगणना होने से जो पिछड़े तबके और गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम नीतीश ने बताया कि 2010 के बाद जातीय आधार पर जनगणना की गई थी। 2013 में उसे पब्लिश भी किया गया था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। पटना टाउन में अब जिस तरह से प्रदूषण को कम से कम करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उपाय किया जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं, तो ये भी किया गया। इसलिए मुझे केंद्र सरकार ने एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। ऑक्सीजन के बारे में तो जितना काम किया जा रहा है जरा देख लीजिए और अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी अचानक जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सब जगह की थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसको फिर से हर तरह का समाधान किया गया। और उसके लिए जितनी तैयारी है कि कोरोना ही नहीं, किसी भी तरह से बीमारियों में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारा हो रहा। वहीं परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को सौगात दी है और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक पहल है। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक सौगात लोगों को मिली है, क्या? देखिए, ये बड़ी शुरुआत है। पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इतनी बड़ी शुरुआत हो रही है। 50 से अधिक बसेस आज
सड़कों पर आ रही हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेस आई, अब CNG बसेस आ रही है और धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट जितने भी पटना के सिटी बसेस हैं उनको CNG में कन्वर्ट करेंगे ताकि पटना को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके और लोगों को एक अच्छी CNG की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। ये बसेस सारी सुविधाओं से संपन्न हैं और इसमें लोगों को काफ़ी अच्छे माहौल में यात्रा कर सकेंगे। एम्बुलेंस भी कई सारी लोगों को दी जा रही हैं। एम्बुलेंस 350 एम्बुलेंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित की जा रही हैं। राज्य के हर कोने से 2-2 एम्बुलेंस दी जाएंगी हर प्रखंड को, ताकि लोग बेहतर सुविधा इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच सके, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान पाया गया कि निजी क्षेत्र में एम्बुलेंस की संख्या काफ़ी कम है और उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी था। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2-2 लाख रुपये हम लोग हर एम्बुलेंस पर सब्सिडी देंगे। तो आज जितनी भी एम्बुलेंस है सबके पर सरकार ने 2-2 लाख रुपये सब्सिडी दी है और जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो मालिक भी हैं, मतलब ड्राइवर ही मालिक बन गया है। तो उसके आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात, जो दुखी लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको इलाज के लिए नियरेस्ट अस्पताल जाने में गाड़ियों का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को सौगात तो दी है, लेकिन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ये एक पहल सरकार की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत बिहार में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने 350 एम्बुलेंस की सौगात दी। इस योजना के तहत कटिहार परिवहन कार्यालय में डीएम की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम उदयन मिश्रा ने कुल 9 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी देकर हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। हर जगह आप लोग का नंबर दे देंगे ताकि आप लोगों को। ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में इस बार एम्बुलेंस को ऐड किया गया है। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जो एम्बुलेंसेस की कमी के बारे में कई जगह से प्रॉब्लम आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ से 9 एम्बुलेंस रवाना कर रहे हैं। पूरे राज्य में मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 350 एम्बुलेंसेस को आज रवाना किया गया है, जिसमें फिजिकली गर्दनी बाग स्कूल से 154 एम्बुलेंस मुख्यमंत्री महोदय ने रवाना किए हैं। बाकी जिलों में हम लोगों के द्वारा ये रवाना किया गया है। बेगूसराय में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से खरीदे गए 10 एम्बुलेंस को समाहर नाले से डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एम्बुलेंस की काफी कमी महसूस की गई थी और इसके बाद सरकार ने हर जिले में हर प्रखंड के लिए 2 एम्बुलेंस सब्सिडी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया था और इसी के तहत जिले में आज 10 एम्बुलेंस लाभुकों को दिया गया। और इस दौरान डीएम ने बताया कि सरकार के द्वारा हर एम्बुलेंस की खरीदारी पर 2 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। और जातीय जनगणना के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार आए। बता दें कि पत्रकारों के सवालों पर सीएम ने दिया जवाब। 2013 में भी हुई थी जातिगत जनगणना। 2013 की जनगणना का अब तक निष्कर्ष नहीं निकला। जनगणना होने से SC ST की और गरीबों को लाभ मिलेगा। तो जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए और इससे हर जाति के लोगों को, खासतौर पे SC ST और गरीबों को लाभ मिलेगा। इससे जातियों का भी कह सकते हैं कि जातियों की संख्या का भी पता चलेगा। बता दें, जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने यह आग्रह किया है कि जल्द से जल्द बिहार में जातीय जनगणना हो जानी चाहिए। और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। साथ ही हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। और इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी भी डीएम डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 9 प्रखंडों में प्रत्येक में 2-2 के हिसाब से 18 एम्बुलेंस देने की योजना है।
तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज 350 एम्बुलेंस की सौगात दी है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा समाज के प्रत्येक प्रखंड के दो परिवार को हम सब सरकार की ओर से अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि का अनुदान देते हैं और जिससे कि वो परिवहन के द्वारा अपने जीविकोपार्जन कर सकें। कोविड संक्रमण के कारण सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया कि इस योजना में अगर कोई एम्बुलेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें ये भी सुविधा दी गई है। और खबर जहानाबाद से है, जहां कैदी की मौत पर बवाल हो गया। बता दें कि आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। हादसे में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बता दें कि ये हादसा हुआ है जहानाबाद जिले में, जहां आक्रोशित लोग और पुलिस के बीच झड़प हुई है। 6 पुलिसकर्मी इस पूरे हादसे में घायल हो गए हैं। तो जहानाबाद जिले के निहालपुर के पास पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई और इस दौरान कई पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर क्वारंटाइन सेंटर औरंगाबाद भेजा था और किसी कारणवश उसकी मौत हो गई, जिससे सरता गांव के उग्र लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मौके पर समझाने बुझाने आई पुलिसकर्मी पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी को अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायरिंग भी करना पड़ा। तो खबर जहानाबाद से है, जहां हादसे में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई है और इस हिंसक झड़प में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो खबर जहानाबाद की है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प हुई है। 6 पुलिसकर्मी इस झड़प में घायल भी हो गए हैं, वहीं एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। डीटीवी भारत में एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला कांस्टेबल शहीद हो गई हैं। आपको बता दें कि हादसे में महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई है और 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीटीवी भारत पे अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर जहानाबाद की, जहां हादसे में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। आपको बता दें कि पब्लिक और पुलिस के बीच संख्या में पुलिस बल तैनात है। देख सकते हैं किस तरह से ये झड़प हुई है और ये झड़प इतनी हिंसक थी कि इस झड़प में 6 पुलिसकर्मी जो है वो बुरी तरह से जख्मी है। एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। परसबिया थाने में मद्य निषेध में एक लाया गया था और उनको यहाँ से फॉरवर्ड किया गया था जुडिशियल कस्टडी में 19 तारीख को, और कतिपय कारणवश और जहाँ तक लगता है कि वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस या ऐसा कुछ होगा जो बाद में पता चलेगा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, उनकी जुडिशियल कस्टडी में दाऊदनगर में वहाँ जेल में मृत्यु होगी। उस चीज़ को लेके यहाँ पे कुछ लोग अपना विरोध प्रदर्शन या जो भी अपनी मांगों के लिए खड़े हो गए थे रोड पे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जहानाबाद से कुणाल फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कुणाल, फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? अभी तो स्थिति सामान्य हो गई है। एसपी के साथ साथ आला अधिकारी लोग अपने आकर के दौरा किए हैं, तो समझाए हैं कि आप लोग इस तरह की वारदात ना करें। 6-7 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, एक महिला कांस्टेबल कुंती देवी का मौत है। बिल्कुल। फिलहाल कुणाल, अगर बात करें हम, 6 पुलिसकर्मी अभी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? एसपी ने सख्त निर्देश दिया है कि आप होते हो किसी भी के साथ
मिले थे उनको गिरफ्तार किया जाए। उसकी गिरफ्तारी के लिए मूवमेंट एकदम चालू है, गिरफ्तार भी किया गया है और गिरफ्तारी के लिए आगे की वारदात की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है और 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी है। एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया कुणाल। तो टोक्यो ओलंपिक से एक और अच्छी खबर भारत के लिए आ रही है। भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि टोक्यो ओलंपिक से एक गुड न्यूज आ रहा है और वो गुड न्यूज ये है कि टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा दूसरे दौर में है। टेबल टेनिस खिलाड़ी, अच्छी खबर, एकल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंची मनिका बत्रा। तो अच्छी खबर भारत के लिए एक बार फिर से। आपको बता दें कि मनिका बत्रा ने कांस्य पर अपनी दावेदारी बना ली है। तो टोक्यो ओलंपिक से एक और अच्छी खबर सामने आ रही है जहां मनिका बत्रा ने ब्रिटेन की टिनटिन को हरा दिया है। तो टोक्यो ओलंपिक से एक और गुड न्यूज सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने अच्छी खबर आपको दिखाई थी कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक भारत ने अपने नाम किया था और ऐसे में टेबल टेनिस खिलाड़ी ने भी अब कांस्य पे कह सकते हैं कि अपनी दावेदारी निभा दी है। एकल वर्ग के दूसरे चरण में पहुंची हैं और आपको बता दें कि मनिका बत्रा ने कांस्य पर अपनी दावेदारी बना दी है। तो अच्छी खबर टोक्यो ओलंपिक को लेकर एक बार फिर से भारत के लिए आ रही है। मनिका बत्रा ने ब्रिटेन की टिनटिन को हरा दिया है। तो एक और अच्छी खबर टोक्यो ओलंपिक से आ रही है। उसको लेकर हमारे साथ खेल विशेषज्ञ शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, एक और अच्छी खबर आ रही है जहां टेबल टेनिस में ये सामने आ रहा है कि एकल वर्ग के दूसरे दौर में मनिका बत्रा पहुंच चुकी है। तो ये एक और अच्छी खबर। बिल्कुल सही बात है और अगर आप देखेंगे तो मनिका बत्रा बहुत ही शानदार परफॉर्मर रही है और टेबल टेनिस में उनका बड़ा योगदान रहा है और पिछले 7-8 सालों से मनिका बत्रा ने जो परफॉर्मेंस दिए हैं और जिस तरीके से नेशनल गेम्स में उनका परफॉर्मेंस रहा है और एशियन गेम्स के दौरान भी जो उन्होंने परफॉर्म किया है उसका साफ तौर पर जो है वो तैयारी नजर आ रही है। और जैसा मैंने आज इससे पहले भी डीटीवी भारत के दर्शकों को बताया था कि मनिका बत्रा वो कंटेंडर हैं जो कि भारत को पदक दिला सकती है। बिल्कुल शशांक, और ऐसे में और कौन कौन से ऐसे खेल है जहां भारत दावेदारी बना सकता है अपनी पदक पे? देखिए शर्मिला, मुझे जहां तक लग रहा है वो टेबल टेनिस के अलावा अगर आप देखें तो बैडमिंटन से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही साथ भारतीय हॉकी इस बार अपना सूखा जो है वो समाप्त कर सकती है क्योंकि भारतीय हॉकी ने शानदार काम किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से जीत मिली है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हर्डल है उनको पार करना होगा। साथ ही साथ बॉक्सिंग में हमें पूरी उम्मीद है कि मैरी कॉम, विकास कृष्णन जैसे जो हमारे बॉक्सर्स हैं वो पदक भारत को दिलवाएंगे। नीरज चोपड़ा की उम्मीदें इस बार ज्यादा लगी हुई हैं इस समय और मुझे लगता है कि शायद ये वो खेल है जहां पर भारत को ज्यादा मौके मिलेंगे। एथलेटिक्स में ज्यादातर पदक जो है आपको मिलते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल एक अच्छी खबर तो फिलहाल एक अच्छी खबर टोक्यो ओलंपिक से आप सभी के लिए और खुशी तो छिपा नहीं छिपती। फिलहाल भारत के लिए खुशी का दूसरा मौका है। इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग को लेकर भारत ने रजत पदक पे अपना कब्जा जमाया है और अब फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शशांक। और यहाँ खबरों में वक्त हो जा रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर
आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल, G44, PC कॉलोनी, नियर पार्क नंबर 22, मेन रोड, कंकरबाग, पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गया का वो क्षेत्र जहां कभी बंदूकें गरजती थी, कभी डर के साए में जिंदगी गुजरती थी, लेकिन वही क्षेत्र अब सेब की खेती से लहलहा उठा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गया के डुमरिया क्षेत्र की है, जो धरती कभी बंजर हुआ करती थी, जिस जमीन पर कभी बंदूकें गरजा करती थी, जहां कभी जिंदगी डर के साये में गुजरती थी, लेकिन वही धरती अब खेती से लहलहा रही है। खेती भी सेब की, जी हां, बिहारी सेब। ये सब कुछ सपना जैसा लगता है, लेकिन इस सपने को सच कर रहा है एक किसान। गया जिले का अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया, इस प्रखंड के कसियाडीह मैगरा के विनोद सिंह ने सेब की खेती करने का शौक पाला है। उनका कहना है कि ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ रहने वाले ज्यादा लोग पेशे से किसान हैं, लेकिन यहाँ पारंपरिक खेती ही की जाती रही है। विनोद विभिन्न तरह के फल का पौधा लगाए हैं, कुछ पौधों में फल लगा है। उन्होंने बताया कि सेब के पौधे में फल लगा है। पिछली बार भी फल आया था, जो 3 पीस पका था, खाने में काफी स्वादिष्ट और मीठा। साथ ही उन्होंने बताया कि फल गंदा होकर नीचे गिर रहा है, जिसके लिए उन्होंने किसान सलाहकार से सलाह भी लिया, लेकिन संतोषजनक सलाह नहीं मिल पाया, जिसके कारण इसकी कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने DTV के माध्यम से कृषि सलाहकारों से इसके इलाज के लिए निवेदन किया है और भविष्य में सेब की बड़े पैमाने पर खेती की बात कही है। 4 साल पहले इसको लगाया, घर पर ही सेब के पौधे को उगाया। जो खाने वाला सेब होता है उसमें से काट करके और बीज निकाले। बीज को हमारी पत्नी ने उसको बो दिया, अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद पौधे निकले। उसके बाद 3 पेड़ सेब हमने लगाया। प्रयास कर रहे हैं कि 1 बीघा में सेब का पेड़ लगाया जाए। विनोद कुमार जो सरकारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं, सच में अगर उन्हें कोई मदद मिल गई तो निश्चित तौर पर ये एक मिसाल होगी और गया के साथ ही बिहारी सेब पूरे देश में प्रसिद्ध हो सकता है। गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है बाल। बाल ना हो तो इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है। हजारों रुपए खर्च कर अपने बालों को और आकर्षक बनाता है, लेकिन क्या बाल किसी की जिंदगी में परेशानी का सबब बन सकता है? जरा ये रिपोर्ट देखिए। लंबे बाल हर किसी को पसंद है। महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं बाल। और बाल ना हो तो इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है। हजारों रुपए भी खर्च करने पड़े तो हम बेहिचक खर्च करते हैं, लेकिन यही लंबे बाल
एक महिला की परेशानी बन गई है। अमूमन किसी महिला के बाल की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 फीट तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने किसी महिला का बाल 16 फीट लंबा देखा है? यदि नहीं तो जरा ये देखिए। 16 फीट लंबे बालों वाली महिला बगहा के भैरवगंज थाना क्षेत्र की निवासी है। बाल लंबे होने के कारण महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था, लिहाजा महिला मंदिर के पास ही रहने लगी और वहां की पुजारिन बन गई। हालांकि अब बुजुर्ग अवस्था में पति ने फिर से महिला का हाथ थाम लिया है। महिला अपने सभी कामों को छोड़ पूरे दिन बालों को संभालने में लगी रहती है और कहीं आना जाना हुआ तो बालों को गोद में लेकर ही चलना पड़ता है, जिसका नतीजा ये है कि महिला घर को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती। गोदी में लेकर चला तानी, गोदी में लेकर उठा तानी, बैठा तानी, धोए में बारिश से फूल लागता तो साफ करता नहीं। हमारा शरीर से कमजोर हो गई नहीं, बहुत भारी हो गई, आभिन बढ़ते जाता, मान में नहीं खे आवत। सरकार से ये मांग करता नहीं कि आज तक ले हमारा कोई देख रेख ना भई, कोनो हमार एक एथी ना भइल देख सच्चाई झूठाई जे हाँ काहे बढ़ता, काहे तरह के होता। महिला का कहना है कि करीब 15 साल पहले से अचानक बाल बढ़ने शुरू हुए और आज तक इसके बढ़ने का सिलसिला जारी है। जटाओं से युक्त बाल होने के कारण महिला बाल को कटवा भी नहीं सकती, जो कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं की माने तो जटा युक्त बाल दैविक देन होती है, अर्थात प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसे ही जटा युक्त बाल मिलते हैं। जटा महादेव यानी भोलेनाथ के भी हैं और ऐसे में कई महान तपस्वियों और ऋषियों की भी जटा होते थे। बाल के बढ़ने और इसके बोझ से महिला बेहद चिंतित है, जो सभी से इस बाल से मुक्ति की सुझाव मांग रही है। बगहा से अभिषेक पांडे की ये खास रिपोर्ट। और नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। दुमका के रामगढ़ थाना अंतर्गत मंडल चक्र बस्ती में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक रामगढ़ से दुमका की ओर जा रहे थे और इसी दौरान दोनों पेड़ से टकराए और गड्ढे में जा गिरे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। उधर गोली मारकर भाग रहे युवक को मौके से पुलिस कर्मियों ने दबोच लिया है और गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।